हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक नया महीना आएगा, जुलाई का महीना, एंड एक नए जोश के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नया रोड मैप, एक नई स्ट्रैटेजी आपके लिए यहां पर लेके आया हूं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आज के वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, है ना। नोट डाउन करते जाना जो जो बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली बात, आइडियली पढ़ाई कब से स्टार्ट होनी चाहिए थी? मई से। मैंने आपको मई का टारगेट दिया, फिर मैंने आपको जून का भी टारगेट दिया, लेकिन मई खत्म हो गया, फिर जून खत्म हो गया। आपने शायद वो टारगेट अचीव करने का ट्राई किया होगा, आपका 50% हुआ होगा, 60% हुआ होगा, कोई बात नहीं। जुलाई से हम क्या करेंगे, हमारा रोड मैप कैसा होना चाहिए, हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, वो सारी बातें आपको बताऊंगा। वैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि फिर दिसंबर जनवरी हमें टाइम मिले कि हम रिवीजन कर पाए, पेपर सॉल्विंग कर पाए। बिकॉज तब समय बहुत तेज जाता है। समय कहां चला जाता है? आपके ओरल एग्जाम होंगे, या आपका प्रैक्टिकल होगा, या आपका सबमिशन होगा। बहुत सारी चीजें होती हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, वहां पर आपको रिवीजन का टाइम कम मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि नवंबर तक हम पूरी कोशिश करें हमारा सिलेबस खत्म करने की, ताकि आगे का टाइम हम रिवीजन को, पेपर सॉल्विंग को दे पाए। लेकिन अभी अगर हम जुलाई से ही शुरू कर रहे हैं, इसके पहले हमने अगर नहीं किया है, तो मैं मेरी डेडलाइन को थोड़ा आगे शिफ्ट करूंगा। मैं बोलता हूं अगर आप जुलाई से कर रहे हो अपना पढ़ाई स्टार्ट, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट, तो हम दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड ये मेरी फाइनल डेडलाइन है, इसके आगे मैं पुश नहीं करना चाहूंगा। अगर आपका सच में इच्छा है 95%, 98% लाने का, सच में चाहते हो टॉपर बनना, तो ये आपकी फाइनल डेडलाइन, इसके आगे आप नहीं खींच सकते। आपको अपना सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट करना है। जनवरी एंड फरवरी, देखो आपकी एग्जाम इस साल भी जल्दी स्टार्ट होगी। यूजुअली एग्जाम मार्च में होती थी, लेकिन लास्ट ईयर से बोर्ड एग्जाम थोड़ी जल्दी ले रहा है, फरवरी में एग्जाम स्टार्ट होती है। तो अगर दिसंबर तक हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तो जनवरी और आधा फरवरी, सिर्फ 1.5 महीना मिलता है आपको रिवाइज करने के लिए। आपको पेपर सॉल्व करना है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, एट द सेम टाइम इसके साथ साथ ओरल एग्जाम एंड प्रैक्टिकल एग्जाम भी होंगे। टाइम हमारे पास सच में नहीं है। अब 6 महीना ही बचा है। अगर सच में अभी आपका समझो 20% सिलेबस हुआ है, 80% सिलेबस कवर करके, रिविजन करके, आपके पास 6 मंथ का टाइम है टू डू ऑल दैट। डरा रहा हूं क्या? नहीं। 6 महीने को प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करेंगे, वो सारी बातें मुझे आपको बतानी है। वैसे जुलाई का भी एक वीडियो बनाऊंगा टारगेट वाला, एंड एक डेली प्लानिंग कि डे टू डे बेसिस पे हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जहां पर मैं आपको टारगेट्स दूंगा जुलाई के। एंड वो टारगेट भी अलग अलग बच्चों के लिए, जिन जो जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, नया नया शुरुआत कर रहे हैं, जिन बच्चों का 50% पढ़ के हुआ है, मतलब मई और जून का टारगेट उनका 50% हुआ है, एंड उन बच्चों के लिए जिनका मई और जून का टारगेट पूरा भी हो गया। सारी बातें आपको एक उस अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। जुलाई का टारगेट 1-2 दिन में आ जाएगा वो भी। यहां पर मैं आपको एक ओवरऑल रोड मैप सारे सब्जेक्ट का बताने वाला हूं कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए मुझे बताइए, 3 तरह के बच्चे हम देख सकते हैं। एक बच्चे हैं जो मई से कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, जो भी मैं बता रहा हूं, रोड मैप दे रहा हूं, प्लानिंग बता रहा हूं, वो फॉलो कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। लेकिन ये सिर्फ 5 to 10% बच्चे ऐसे होंगे। मेजॉरिटी बच्चे आते हैं सेकंड वाली कैटेगरी में, जो इनकंसिस्टेंट रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई हुआ है, इनका जो गाड़ी है वो टुचुक टुचुक आगे बढ़ रहा है। इन बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मैं भी यही बच्चा हूं, मैं भी ये सेकंड कैटेगरी वाला ही बच्चा हूं। सबका हमारा प्रॉब्लम होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, एंड बीच बीच में हमारा मोटिवेशन चला जाता है, हमारा मोमेंटम चला जाता है। मान लेते हैं आप बच्चे बुरे नहीं हो, आप बहुत अच्छे लड़के हो या लड़की हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। आपका मेन प्रॉब्लम क्या होता है? आपने मान लो 3 दिन, 3 डेज आपने रूटीन फॉलो किया, या 4 दिन, चलो 6 दिन, आपने 6 दिन रूटीन फॉलो किया, अपना काम अच्छे से किया, डेली आप अपने अपने टारगेट अचीव कर रहे थे, आपका सिलेबस आगे जा रहा था। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम आ गया, किसी का फंक्शन हो गया, आप कहीं घूमने चले गए, आप बीमार पड़ गए, या फिर एक ऐसा दिन आया आपको पढ़ने का मन नहीं किया, आज आपने ब्रेक ले लिया, फिर वो ब्रेक एक्सटेंड हुआ, 2 दिन का ब्रेक हुआ, 3 दिन का हुआ, 4 दिन का हुआ, फिर वो ब्रेक इतना बड़ा हो गया कि आपका जो पूरा मोमेंटम था वो चला गया। पूरा आपका जो कंसिस्टेंसी आपने बिल्ड किया था, जो हैबिट बिल्ड की थी, रूटीन बिल्ड किया था, वो पूरा खत्म हो जाता है। एंड बाद में फिर से स्टार्ट करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, मोमेंटम आपका चला जाता है। तो देखो, फिर से स्टार्ट करने में हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि अरे बाप रे, इतना हमने टाइम वेस्ट कर दिया, अब इतना सारा काम बाकी है, कैसे होगा कैसे होगा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग विच इज गोइंग ऑन। बहुत ज्यादा सोचते रहते, लेकिन काम करने नहीं बैठ रहे हैं। तो सबसे पहला कदम हमें आगे बढ़ाना है। क्या कदम बढ़ाओगे आप? यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल। छोटा सा काम लो,
आप आधा घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो, 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो, 10 मिनट पढ़ लो, 15 मिनट पढ़ लो, अपनी किताब खोलो। देखो आपको पूरी चीज बताऊंगा। पहला कदम बढ़ाने से हम अपना प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें वो सारा आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक ओपन करी, नोटबुक ओपन करी, एंड सामने आपके पास यूट्यूब इतना पावरफुल टूल है, हम बैठे हैं कि हमने इतना सब आपको प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक वीडियो ओपन कीजिए, जो सबसे पहला वीडियो है वो वीडियो देखिए। वीडियो में भी मैंने सब कुछ बताया है कि आप ये वीडियो देखने के बाद क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, सारी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन पहला कदम आपको बढ़ाना है, यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल। सिर्फ 15 मिनट पढ़ने बैठिए, ठीक है। आपको डर लग रहा है इतना बड़ा टेक्स्ट बुक देख के, आपको डर लग रहा है इतना बड़ा सिलेबस देख के, कोई बात नहीं, पहला कदम बढ़ाइए, 15 मिनट पढ़ने बैठिए मेरे साथ, इतना तो आप कर सकते हो। एंड लास्ट थर्ड कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जुलाई से शुरू करेंगे, ये हैं लेजेंड बच्चे। लेजेंड बच्चे भी जो मैं आगे रोड मैप बताऊंगा वो फॉलो करें, तो शायद आपका दिसंबर तक काम हो जाए, उसके बाद आप भी अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं। देखिए जो भी हम मेहनत कर रहे हैं वो हम अपने लिए तो करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर और भी लोग हैं, पेरेंट्स हैं, जिनकी कुछ आशाएं हैं, उनकी कुछ इच्छाएं हैं, हमें उन्हें भी प्राउड फील करवाना है, इसलिए हम इतनी मेहनत करते हैं। हम रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर अवर पेरेंट्स, दे आर गेटिंग ओल्ड, वी हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फॉर दैट वी वर्क हार्ड, वी हैव टू वर्क हार्ड। चलिए अब आपके स्कूल में कुछ और जनरल बातें यहां पे बताना चाहूंगा। आपके स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं, सबको पता है, मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, हिंदी, मराठी है, ठीक है। 3 लैंग्वेज है और आपके 3 कोर सब्जेक्ट है या फिर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। वैसे लैंग्वेज में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, 100 मार्क्स भी लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैथ्स, साइंस और एसएसटी, इसके बारे में मैं हमेशा बताता हूं, तो यहां पर मैं पहले लैंग्वेज से शुरू करना चाहूंगा। अब ये 3 लैंग्वेज है, इनका 300 मार्क है, बराबर है। लेकिन आपने बेस्ट ऑफ 5 रूल के बारे में भी सुना होगा। जिस किसी 5 सब्जेक्ट में आपके बेस्ट मार्क्स आते हैं उनको परसेंटेज के लिए कैलकुलेट किया जाता है, यूज किया जाता है। जिस एक सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स आते हैं उसको हम परसेंटेज कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आउट ऑफ द 6 सब्जेक्ट्स यू अपीयर फॉर योर टॉप 5 सब्जेक्ट्स जिनमें आपको ज्यादा मार्क्स आए, टॉप 5, दे आर कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग योर परसेंटेज। एंड ये प्रथा इस साल की या इसके पिछले साल की या 2 साल पहले की नहीं है, ये सालों पुरानी प्रथा है। जब मैंने अपना 10th स्टैंडर्ड दिया था 2012 में, 2012 में 2011 में मैंने अपना 10th स्टैंडर्ड दिया था, तब भी बेस्ट ऑफ 5 था। अब यहां पे आप देख सकते हो मुझे मराठी में 85 आए थे, इसको परसेंटेज कैलकुलेशन में यूज नहीं किया था। इंग्लिश है 88 है, संस्कृत है 99, मैथ्स में हमारा मैथ्स 150 मार्क्स का हुआ करता था बाय द वे, जहां पर मुझे 148 आए हैं, साइंस में 98, सोशल्स में 96। तो यहां पर मेरा मराठी को कैलकुलेट नहीं किया गया था परसेंटेज के अंदर, ठीक है। तो टॉप 5 सब्जेक्ट्स को यूज किया जाएगा। एंड ये प्रथा 2011 से चल रही है। हमारा पहला बैच था जिसको बेस्ट ऑफ 5 इंट्रोड्यूस किया गया था, फर्स्ट बैच 2011, तब से ये चल रही है। 10th स्टैंडर्ड में होता है, 12th में नहीं होता है, ठीक है। इस साल भी है, अगले साल भी होगा, उसके बाद भी होगा, तो ये प्रथा चलती रहेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर आपका गोल है, चलो मान लेते हैं आपकी एक लैंग्वेज वीक है, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि किसी की एक लैंग्वेज जिसमें उसको कम मार्क्स आते हैं वो बेस्ट ऑफ 5 के कैलकुलेशन में नहीं किया जाता यूज। लेकिन ऐसा नहीं कि लैंग्वेज ही निकलेगा। अगर आपका मैथ्स में कम मार्क्स आया तो मैथ्स को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, है ना, यूज नहीं किया जाएगा। अगर आपका सोशल स्टडीज में कम मार्क्स आया तो उसको यूज नहीं किया जाएगा। तो जिस किसी सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स आते हैं उसको हम परसेंटेज कैलकुलेशन में नहीं लेते। ये सिंपल फंडा होता है बेस्ट ऑफ 5 का, ठीक है। मेरी मराठी निकली थी, बाकी किसी का सोशल स्टडीज भी निकला होगा, किसी का साइंस भी निकल गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलो तो अज्यूम करते हैं आपका एक लैंग्वेज वीक है, मान लो हिंदी आपकी वीक है एग्जाम्पल, तो ये कैलकुलेशन में यूज नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आपको 95% लाना है, ध्यान से सुनना, तो बाकी के 5 सब्जेक्ट में आपको 95 आना चाहिए। मतलब मैथ्स में भी 95 लाना पड़ेगा, साइंस में भी 95 लाना पड़ेगा, एसएसटी में भी लाना पड़ेगा, इंग्लिश में भी लाना पड़ेगा, मराठी में भी लाना पड़ेगा, तब जाके आपका टोटल, आपका जो परसेंटेज है वो कितना बनता है 95। एंड वही अगर 98% लाना है तो सब में आपको 98 लाना पड़ेगा। तो यहां पर लैंग्वेजेस का भी बहुत बड़ा योगदान है, लैंग्वेजेस का भी उतना ही बड़ा हाथ है, उतना ही बड़ा योगदान है जितना बाकी के सब्जेक्ट का है। तो लैंग्वेजेस को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत बच्चे हैं जो अभी लैंग्वेजेस को ध्यान से नहीं पढ़ते या फिर उसके ऊपर फोकस नहीं करते। लेकिन लैंग्वेज में पढ़ना क्या है, क्या पढ़ा जाए, टेक्स्ट बुक रीड करते रहें, कितनी बार रीड करेंगे टेक्स्ट बुक, एंड टेक्स्ट बुक रीड करने से क्या हो जाएगा,
वहां पे आएगा आपको एक सीन पैसेज, एक अनसीन पैसेज, जो भी है पैसेजेस होंगे, उसके बाद तो बाकी सब खेल ग्रामर का और राइटिंग स्किल का है। तो लैंग्वेज का प्रिपरेशन कैसे किया जाए ये आपको बताऊंगा, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अभी बात तो समझ में आ गई, लैंग्वेज का भी उतना ही बड़ा योगदान है जितना बाकी के सब्जेक्ट का है, ठीक है। अब हमारे बैच के जो बच्चे थे लास्ट ईयर के, जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, धनश्री 99%, गुंजन है 100%, वेंकटेश भी है 100% मार्क्स। अब यहां पर गुंजन और वेंकटेश, इन दोनों को थोड़े एडिशनल मार्क्स भी मिले थे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के, इंटरमीडिएट एग्जाम जो ड्राइंग की होती है, वेंकटेश को सिंगिंग के मार्क्स मिले थे। तो वो जोड़ के भी 5-6 मार्क एक्स्ट्रा जोड़ करके इनको 100% आए। इनका तीनों का इंटरव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है, ये भी अपने चैनल के ऊपर अवेलेबल है। वेंकटेश का हमने सबसे पहला इंटरव्यू लिया था एंड वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। उसका पूरा पढ़ने का रूटीन, उसका शेड्यूल, वो लैंग्वेजेस का प्रिपरेशन कैसे करता था, बाकी सब्जेक्ट का कैसे करता था, साल भर प्रिपरेशन कैसे किया, वो सारी बातें, क्या डिफिकल्टीज फेस की, बहुत सारी बातें हैं जो वेंकटेश वाले इंटरव्यू में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो अगर आप चेकआउट करना चाहो तो सबसे पहले वेंकटेश का देखना। ऐसा नहीं कि बाकी लोग का अच्छा नहीं है, धनश्री का भी बहुत अच्छा है, गुंजन का भी बहुत अच्छा है, लेकिन पर्सनली वेंकटेश का मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं इंटरव्यू को, उसमें से भी आपको काफी अच्छे आइडियाज मिलेंगे फॉर लैंग्वेज प्रिपरेशन एंड बाकी का सब्जेक्ट का प्रिपरेशन। ऑल्सो यहां पर मैं आपको गुंजन का मार्कशीट दिखाना चाहूंगा। यहां पर देखिए इसके केस में क्या हुआ, इसके केस में सोशल स्टडीज में इसको 92 आया, मतलब कम आया, कब नहीं है 92, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में मराठी में 95 आ रहा है, संस्कृत में 100 आ रहा है, इंग्लिश में 98 आ रहा है, मैथ्स में 100, साइंस में 100, सोशल्स में 92 है। तो ये सोशल्स को हम परसेंटेज कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे, बाकी के सब्जेक्ट को, मतलब तीनों लैंग्वेजेस यहां पर यूज हो रही हैं, ठीक है। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपको कम मार्क्स आते हैं वो परसेंटेज कैलकुलेशन में से निकल जाता है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है 7 मार्क्स ऐड हुआ है, ये इसका इंटरमीडिएट एग्जाम, ड्राइंग एग्जाम का ऐड हुआ एंड तब जाके मिलाकर बनता है 100% मार्क्स, ठीक है। तो लैंग्वेजेस पे हम फोकस कैसे करें, लैंग्वेजेस के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, इसके लिए मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, हमारे सर हैं एक चंद्रशेखर सर जो हमारे बैच में पढ़ाते हैं, चंद्रशेखर सर, चंद्रशेखर खैरनार, ही इज अ बोर्ड मॉडरेटर। बोर्ड का पेपर चेकिंग तो वो 14 साल से कर रहे हैं, बोर्ड का पेपर चेकिंग वो लास्ट 14 ईयर्स से कर रहे हैं एंड लास्ट 2 साल से ही इज अ बोर्ड मॉडरेटर ऑल्सो। तो उन्होंने एक पूरा आधे घंटे का इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में उन्होंने पूरा बताया इंग्लिश के बारे में, ही इज अ इंग्लिश पेपर चेकर, इंग्लिश के टीचर है। तो इंग्लिश में टेक्स्ट बुक का क्या योगदान है और टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। स्कूल वाले क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक आपको पढ़ाते रहते हैं, टेक्स्ट बुक का एक एक चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, सब एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट आपका टेक्स्ट बुक पढ़ने में होता है, बिकॉज टेक्स्ट बुक में से डायरेक्टली बहुत कुछ आने वाला नहीं है। आपको मैक्सिमम फोकस किसके ऊपर करना है, यहीं पे लिख देता हूं, आपको एक तो ग्रामर के ऊपर करना है और नंबर 2 राइटिंग स्किल के ऊपर करना है, राइटिंग स्किल्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाला वीडियो जब आप देखोगे, ठीक है, चैनल के ऊपर अवेलेबल है, बाद में देखना, पहले पूरी कहानी समझ लो, यहां पे सुन लो मेरी बात। जब आप ये वीडियो देखोगे, इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पीडीएफ दिया हुआ है जिसके अंदर कौन से ग्रामर के टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं, कौन से राइटिंग स्किल्स हैं जो पूछे जाते हैं, वो सब भी पीडीएफ मैंने दिया हुआ है विद इंग्लिश पेपर पैटर्न। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी आप जरूर डाउनलोड करना, गो थ्रू करना, बाद में करना, पहले सुन लो ये, ठीक है। तो ये वाला वीडियो आप देखना, एक बार वेंकटेश का इंटरव्यू देखना, ये 2 वीडियो बाद में देखना, उसमें से भी आपको काफी अच्छी आइडिया मिलेगी। एंड इसके अलावा और भी बहुत चीजें हमने प्लान की हैं, जैसे ग्रामर के, राइटिंग स्किल के वीडियोस वगैरह हैं, वो भी चैनल पे आएंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद। फिलहाल तो हम अभी हमारी साइंस की हमने जो सीरीज स्टार्ट किया, ग्रेविटेशन का एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, वैसे ही सारे चैप्टर आपको लेक्चर वाइज फॉर्मेट में मिलेंगे, और लेक्चर बहुत लंबे नहीं होंगे, छोटे छोटे ही लेक्चर बना रहा हूं मैं, ठीक है, लंबे लंबे नहीं बना रहा हूं। जो बच्चे 1 शॉट मांग रहे हैं, बेटा 1 शॉट क्या फर्क पड़ता है आपको, आप एक लेक्चर देखो, उसके बाद दूसरा देखो, उसके बाद तीसरा देखो, उतना ही है। 1 शॉट में ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग पढ़ा दूंगा या शॉर्ट में पढ़ा दूंगा, 1 शॉट में भी डिटेल में पढ़ाता हूँ, लेक्चर वाइज में भी उतना ही अच्छे से पढ़ाता हूँ। तो एक के बाद एक देख लो, वेब सीरीज की तरह देख लो, रादर देन वॉचिंग 4 घंटे का पिक्चर देखने से अच्छा 4 एपिसोड देख लो उसके एक एक करके, वो बेटर पड़ेगा, ठीक है। एनी विच वेज, तो इंग्लिश के लिए, लैंग्वेजेस के लिए भी हम चैनल के ऊपर कंटेंट लाएंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम, फिलहाल हम हमारी साइंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब देखो, लैंग्वेज की तो बात हुई, लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है। एक बार आप ये इंटरव्यू देखोगे तो आपको बहुत अच्छे आइडियाज मिलेंगे लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। उसके अलावा मैथ, साइंस, एसएसटी, इसका प्रिपरेशन कैसे करें, बहुत ही सिंपल तरीका होता है, ट्राइड एंड टेस्टेड। हमारे जितने बच्चे हैं, ये सारे बच्चे यही करते थे, जिन्होंने भी अच्छे अच्छे मार्क्स, 100% मार्क्स स्कोर किए हैं। यही सिंपल फॉर्मूला सब लोग फॉलो कर रहे हैं कि पहले तो आप कंसेप्ट को समझो,
कंसेप्ट समझने के लिए आपको चीजों को समझना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक में जो लिखा है उसको समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक टीचर चाहिए। यूट्यूब पे मुझे बताओ आपके पास कौन से सोर्सेज हैं? अगर आपको टेक्स्ट बुक को समझना है, साइंस के टेक्स्ट बुक को समझना है, मैथ्स के टेक्स्ट बुक को समझना है, तो उसके लिए आपके पास सोर्सेज हैं। सबसे बड़ा सोर्स आपका यूट्यूब है। यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, जैसे कि मेरे चैनल पे पूरा साइंस आपको मिल जाता है, गैलेक्सी मैम है उनके चैनल पे आपको मैथमेटिक्स मिल जाता है। तो साइंस मैथ्स तो आपका कवर हो रहा है, सोशल स्टडीज भी आपको और भी टीचर्स है जिन्होंने पढ़ाया हुआ है। शुभम सर के चैनल पे आपको पूरा सोशल स्टडीज मिल जाएगा। तो कंसेप्चुअली चीजों को समझने के लिए, टेक्स्ट बुक को समझने के लिए बहुत सारे फ्री सोर्सेज है ये सारे, ठीक है, फ्री सोर्सेज। यहां से आपको नहीं समझ रहा है तो अगेन वी आर देयर फॉर यू, हम हैं, ठीक है। उसके अलावा एक बार समझ में आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे? एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक्सरसाइज में से डायरेक्टली बहुत कुछ पूछा जाता है। एंड इसके लिए आप क्या करो, आप कोई भी एक गाइड ले लो। अब यूजुअली मैं बच्चों को रेकमेंड क्या करता हूं, एक तो या तो टारगेट या तो नवनीत, इन दोनों में से मैं बोलता हूं कोई भी एक ले लो, दोनों अच्छी हैं। लेकिन बच्चा बोलेगा मेरे पास मास्टर की है, तो क्या मैं इससे पढ़ सकता हूं? हाँ पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैंने भी साइंस के नोट्स दिए हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लोगे, बाद में देखना। माय नोट्स जो मैंने खुद बनाए हैं, जिसमें एक्सरसाइज, इंटेक्स्ट, पीवाईक्यू सब दिया है मैंने, वहां से भी पढ़ोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यूजुअली आइदर गो फॉर टारगेट और गो फॉर नवनीत। नहीं है मास्टर की है, मास्टर की से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक गाइड होनी जरूरी है एक्सरसाइज के क्वेश्चन लर्न करने के लिए। साथ में इन गाइड के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। ऑब्जेक्टिव्स हम सारे करेंगे, जो भी आपकी गाइड आप यूज कर रहे हो, टारगेट नवनीत जो भी है, डाइजेस्ट यूज कर रहे हो, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए, एमसीक्यू दिए, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, कोरिलेशन दिया है, ट्रू और फॉल्स दिया है, ऑड एंड आउट दिया हुआ है, सारे कर रहे हैं हमें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हम सारे करेंगे। इतनी बात समझ में आई। एंड लास्ट में क्या करेंगे? पीवाईक्यू। व्हाट इज पीवाईक्यू? जिस बच्चे को नहीं पता, जो बच्चा अभी अभी उठा है, पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये चैप्टर वाइज क्यों दिया है मैंने आपको, डिस्क्रिप्शन में बाद में देखोगे, आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिलेगा, साइंस का, मैथ्स का, सोशल स्टडीज का, ठीक है। और भी सरप्राइजेस हैं जो मैं आपको लास्ट में दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना, पूरी कहानी समझोगे, सारी बातें समझ में आएंगी। पीवाईक्यू अभी से सॉल्व करना क्यों जरूरी है? आपने एक चैप्टर पढ़ा, आपने उस चैप्टर का एक्सरसाइज किया, लेकिन अगर उस चैप्टर का आपने 2019 से लेकर 2025 तक जो भी पूछा गया क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो एग्जाम में आया हुआ है, वो अगर आपने नहीं किया, तो आपने, बात ऐसी हो गई कि पूरा खाना बनाने के बाद आपने खाया नहीं, ठीक है। आपने सब्जी काटी, आपने गैस चढ़ाया, कुकर लगाया, खाना पूरा बनाया, परोसा, थाली में भी लिया, लेकिन उसको खाया नहीं, तो पीवाईक्यू अगर आपने नहीं किया, मतलब खाना वेस्ट है आपका, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ने का, एक्सरसाइज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया। तो अभी से बहुत बच्चे हैं वो बोलेंगे अभी से क्वेश्चन पेपर क्यों सॉल्व करें, हम बाद में करेंगे, पहले अपना सिलेबस कर लेंगे। छोड़ो ये सारी दुनियादारी की बातें, मेरी बात सुनो। जो मेरे बच्चे फॉलो करते हैं, बच्चे जिन्होंने 100% लाए हैं ना, वो लोग इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि यार हमने ना बहुत लेट सॉल्व किया, यही चीज हम लोग पहले कर लेते तो हमारा कितना सारा टाइम बच जाता, कितना सारा एफर्ट बच जाता, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता पहले ही, अगर पीवाईक्यू पहले कर लेते। जाओ देख लो इंटरव्यू। तो जैसे जैसे आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट होता है, उसका आपको पीवाईक्यू करते जाना है। चैप्टर वाइज दिया है, बाद में चेक करना, नीचे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये अभी से हम करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई, यही करना है। इसके अलावा इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी होते हैं। इसके अलावा क्या होता है? इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। इंटेक्स्ट, इसमें क्या आता है? यूज योर ब्रेन पावर, कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल, ये हम बाद में करेंगे। अभी अभी मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। अभी मेरे को आप 3 चीज करके देखो। पहले कंसेप्ट समझो, बिना कंसेप्ट समझे, देखो रट्टा मार के नहीं जाना मेरे को। रट्टा मार के मैं अपना कोई आंसर नहीं लिख पाऊंगा, बिकॉज बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार कैसा क्वेश्चन आता है? कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, लेकिन उसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप उसका आंसर लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। रट्टा मारने से आपका काम नहीं होने वाला है। यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। जैसा सीबीएसई में क्वेश्चंस होता है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, आईसीएसई में क्वेश्चंस आते हैं जो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। आपको अगर चीज पता है तो आप अपने मन से भी आंसर लिख पाओगे। वैसे टाइप के क्वेश्चन आपका बोर्ड भी पूछता है। हमारा बोर्ड भी अपग्रेड हो रहा है, हालांकि हमारा पेपर इजी होता है एज कंपेयर टू सीबीएसई, आईसीएसई, लेकिन स्टिल वी आर फॉलोइंग देयर पैटर्न। एक्टिविटी क्वेश्चन, एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन का मतलब क्या है? कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप एक्सरसाइज करो, पीवाईक्यू करो, आपका तीनों का काम हो जाएगा। आपका मैथ्स का भी होएगा, साइंस का भी होएगा, एसएसटी का भी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, साइंस का नोट्स भी मैंने दिया हुआ है। उसके अलावा आप टारगेट नवनीत मास्टर के कोई भी यूज कर सकते हो। पीवाईक्यू
पीवाईक्यू के भी सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करूंगा लेटर। अभी एग्जैक्ट परफेक्ट सॉल्यूशंस हम लोग बना रहे हैं तीनों के, मैथ साइंस एसएसटी के, ये आपको आगे मिलेंगे। अच्छा, जो बच्चे बोलते हैं लैंग्वेजेस के लिए चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बनाओ, बेटा ग्रामर और राइटिंग स्किल ज्यादा पूछी जाती है। बाकी आपके टेक्स्ट बुक में से क्या पूछते हैं, पैसेज वगैरह आता है, और पैसेज कहां से आएगा ये किसी को नहीं पता, ना बोर्ड मॉडरेटर को पता है, ना टीचर को पता है, किसी को नहीं पता कि लैंग्वेज में जो पैसेज आएगा वो कहां से आएगा, कहीं से भी आ सकता है। एंड ऐसा कुछ बहुत भारी नहीं होता पैसेज, वहां पर भी पैसेज पढ़ के रीड करके आप अपने आंसर निकाल सकते हो। पूरी टेक्स्ट बुक आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बार बार पढ़ो टेक्स्ट बुक, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। इससे अच्छा आप ग्रामर करो, राइटिंग स्किल प्रैक्टिस करो। कैसे करोगे सारी बातें आपको बताऊंगा। चलो आगे चले। तो ओवरऑल अब तक का आपका रोड मैप कैसा दिखना चाहिए? डेली आपका 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। ध्यान से सुनो, अपार्ट फ्रॉम स्कूल वर्क या फिर अपार्ट फ्रॉम होमवर्क, आपको, आप क्लासेस जाते हो फॉर एग्जांपल, कोई भी आप क्लास जाते हो वहां पर भी आपको होमवर्क मिलेगा, वो होमवर्क आप करो, आप स्कूल का होमवर्क करो। इसके अलावा आपको एटलीस्ट 4 घंटा नहीं निकल रहा है कोई बात नहीं, 3 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा। वेंकटेश का इंटरव्यू देखो, 4 बजे उठता था बंदा, 4 साढ़े 4 बजे उठता था, फिर पढ़ता था, वो भी क्लास आता था, उसको भी स्कूल थी, स्कूल का होमवर्क होता था, हम भी होमवर्क देते थे, फिर भी वो 4:30 बजे 5 बजे उठ के सुबह उठ के पढ़ता था, 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी निकालता था। अगर तुमको उस लेवल पे जाना है तो आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, उतना एफर्ट लगाना पड़ेगा। 3 घंटा आप निकाल सकते हो। इसको आप डिवाइड करो इनटू 2 सेशंस। एक मॉर्निंग सेशन रखो, मॉर्निंग में आप ना थोड़े नींद में होते हो, जस्ट उठे हो, उठते उठते आप अगर लर्निंग करने बैठोगे ना तो आपको और नींद आएगी, ये मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है। तो हम सुबह आइडियली हम मैथ्स रखेंगे। मैथ्स में क्या होगा, आप अपना ब्रेन यूज करोगे, ब्रेन यूज करना पड़ता है आपको, लॉजिक यूज करना पड़ता है आपको, एनालिटिकल स्किल्स यूज करने पड़ते हैं, एनालिटिकल स्किल्स। तो यहां पर आपका दिमाग ना एक्टिव होता है, अपनी नींद जो है आपकी वो अपने आप उड़ती है। तो सुबह सुबह हम हमेशा मैथ्स करेंगे, सुबह का सेशन मैथ्स का रखो। उसके बाद कुछ होमवर्क वगैरह है स्कूल का, वो भी आप साथ साथ में, राइटिंग वर्क, सुबह का टाइम आपका आप राइटिंग वर्क को दो, मैथमेटिक्स एंड राइटिंग, ठीक है, होमवर्क वगैरह है वो सुबह कर सकते हो। उसके अलावा इवनिंग सेशन, मान लो आपकी स्कूल हो गई, आपका क्लास हो गया, वो सब करके आप आए, इवनिंग में आप लर्निंग वाला पार्ट करो। और लर्निंग में भी आपको बहुत जरूरी बात बताऊं, लिख कर करो, लिख कर लर्न करो। कोई भी आप कंसेप्ट ले लो, चलो मान लो हमने लाइफ प्रोसेस वन का हम एनर्जी प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, एनर्जी प्रोडक्शन, उसमें ग्लाइकोलिसिस आ गया, क्रेब्स साइकिल आ गया, ईटीसी रिएक्शन आ गया। तो तीनों में क्या क्या होता है ये आप एक बार रीड करो और उसको बाद में अपने शब्दों में लिखो। ये मैंने पहले भी बताया, ये एक टेक्निक अगर आप अभी समझ लेते हो, किसी भी कंसेप्ट को रीड करो, समझो, बाद में अपने शब्दों में तुरंत लिखना है, तुरंत, बिना देखे, बिना कॉपी किए। अभी मैं जब चीजों को अपने हिसाब से लिखूंगा, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस की बात करूं, ग्लाइकोलिसिस, तो मुझे क्या क्या याद आता है अपने हिसाब से, क्या याद आता है? पॉइंट नंबर 1 वो होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, वहां पर ग्लूकोज को लिया जाएगा, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाएगा टू फॉर्म पायरुविक एसिड। अच्छा, उसके साथ साथ क्या क्या प्रोड्यूस होता है? उसके साथ प्रोड्यूस होगा 2 मॉलिक्यूल्स ईच, किसके किसके? पायरुविक एसिड तो बना, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बना, उसके बाद 2 ATP बनेंगे, NADH2 बनेगा, वाटर बनेगा, हो गया ग्लाइकोलिसिस, इतना ही है। इसके बाद क्रेब्स साइकिल के बारे में जो भी आपको याद आता है वो लिखो, ETC के बारे में जो भी याद आता है लिखो। तो जब आप एक कंसेप्ट रीड करो, उसके बाद अपने हिसाब से लिखोगे ना, आपका प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, नेक्स्ट लेवल। ये आप करो साइंस के लिए और सोशल स्टडीज के लिए। मैथ्स में तो क्या है, लिख के ही करना है आपको प्रैक्टिस, साइंस में और सोशल्स में भी आप जब लिख के करोगे, पॉइंट बाय पॉइंट या फिर एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखोगे, आपका प्रिपरेशन, सच बता रहा हूं, बहुत नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा और आप इसको लंबे समय तक याद रखोगे, आप नहीं भूलोगे चीजों को। जब आप सिर्फ लर्न करते हो, रीड करते हो, आप उसको भूल जाओगे 2 दिन बाद, लेकिन जब आप लिख के करते हो ना, हफ्ता भर याद रहेगा आपको। ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू हैव टू डू इट। तो जब भी आप लर्निंग करते हो, यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस, ठीक है। मैं आपको एक्सरसाइज के आंसर्स वर्ड टू वर्ड लिखने नहीं बोल रहा हूं, मैं जब आपको चैप्टर रीड कर रहे हो तो चैप्टर का जो कंसेप्ट है, मेन जो कंसेप्ट है, वो आप अपने वर्ड्स में लिखो इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट और अ पैराग्राफ, जैसा भी आपको जमता है। बहुत ऊपर चला जाएगा आपका प्रिपरेशन। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर 10th स्टैंडर्ड, ये 11th 12th आगे के पूरे जीवन में आपको कभी भी काम आएगा, हर बार काम आएगा। कोई भी नया चीज सीखना है ऐसे ही सीखा जाता है, ठीक है। अच्छा, रात में सोने के पहले
एक और चीज आपको बताऊंगा, रात में सोने के पहले बहुत लोगों की आदत होती है डायरी लिखने की, आधा घंटा। तो आप क्या करो, रात में सोने के पहले आप कोई भी राइटिंग स्किल लिखो, राइटिंग स्किल, फिर चाहे वो एक लेटर हो, चाहे वो हिंदी का हो, मराठी का हो, संस्कृत का हो, इंग्लिश का हो, कोई भी हो, एक राइटिंग स्किल ले लो, आधा घंटा लगेगा आपको। एक लेटर लिख लो, एक जाहिरात लिख लो, एक ऐसे लिख लो, एक स्टोरी लिख लो, कुछ भी, थोड़ा सा इमेजिनेशन अपना यूज करके, अपना जितना भी वोकैबुलरी है, जितना भी आपको इंग्लिश आता है, जितना भी आपको हिंदी आता है, मराठी आता है, वोकैबुलरी है, वो सारा यूज करके आप 30 मिनट्स एवरी डे अगर एक राइटिंग स्किल लिखो तो आपको पता भी नहीं है आपके साथ क्या हो जाएगा। ठीक है, रोज आप 30 मिनट दो या 20 मिनट आप कुछ लिखो, 20 मिनट्स अपने मन से, जैसा भी आपको जमता है, तो आपको समझ में आएगा प्रिपरेशन कैसा होता है। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो, ये आपका रोड मैप है, ये आपको करना है। ठीक है, इसके अलावा टारगेट जुलाई के, जुलाई में आपका क्या क्या होना चाहिए टारगेट्स, ये मैं आपको दूंगा, एंड एक टाइम टेबल वो भी मैं आपको दूंगा, अलग वीडियो में दूंगा। ठीक है, आजकल वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं जो बताते जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन गाइड करना चाहता हूं। और यहां तक इस वीडियो तक ना बहुत कम बच्चे आते हैं, 10% या 20% बच्चे होंगे। तो अगर आप यहां तक आए हो तो कमेंट करके जाना टॉप 20%, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इन द टॉप 20%। कमेंट करना टॉप 20%। ठीक है, चलिए लास्ट चीज कहना चाहूंगा, इतना सारा बताने के बाद भी अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो, यू विल नीड अ मेंटोर। बहुत बार ऐसा होता है जीवन में हमें एक गाइड, एक मेंटोर की जरूरत होती है। ये वो सारे बच्चे हैं जिनको हमने गाइड किया है, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, गुंजन है, वेंकटेश का मार्क्स यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, उसने अपना पेपर रीचेकिंग को दिया था तो ही हैज स्कोर्ड 100%। धनश्री 99, अनुष्का है, रिद्धि है। तो ऑल दी स्टूडेंट्स ये हमें गाइड मानते हैं, मेंटोर मानते हैं, जो हमसे पढ़े हैं इजी लर्निंग के अंदर। ठीक है, तो लास्टली अगर आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आपका यूट्यूब से फ्री में वगैरह नहीं हो पा रहा, यू नीड सम पर्सनल अटेंशन, तो यहां पर आता है हमारा आरएम 5.0, जहां पर हम सब मिलकर यूट्यूब पे जितने भी अच्छे टीचर हैं सब हम मिलकर आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे कि मैं हूं, गैलेक्सी मैम है, शुभम सर है, एंड पूरा टीम है, आरएम 5.0 का पूरा टीम है, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट, इंग्लिश मीडियम के, सेमी इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, हमारी टीम ऑफ टीचर्स में मैं, शुभम सर, गैलेक्सी मैम है, नीलिमा मैम है जो सोशल स्टडीज पढ़ा रही हैं, देन शैलेश सर हैं जो पूरा संस्कृत पढ़ाएंगे, एंटायर भी और कंपोजिट भी, चंद्रशेखर सर जो बोर्ड मॉडरेटर हैं, ये इंग्लिश पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ाएंगे, सेमी इंग्लिश वालों को भी पढ़ाएंगे, है ना, अलग बुक होती है। फरीन मैम है जो सोशल स्टडीज पढ़ाएंगे फॉर सेमी इंग्लिश मीडियम, एंड मराठी भी पढ़ाएंगे आपको। मराठी भी किसको, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी, और जो सेमी वाले हैं उनको भी, दोनों को। कोमल मैम है जो हिंदी पढ़ाएंगी, एंटायर एंड कंपोजिट। योगेश सर है जो मैथ्स पढ़ाएंगे अलॉन्ग विद गैलेक्सी मैम। तो दिस इज अवर फुल टीम ऑफ टीचर्स। ठीक है, बैच में आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात एक बताऊं तो यहां पर आपको मिलता है पर्सनल मेंटोरशिप, बिकॉज हमारा जो बैच है, बैच की जो साइज है इट इज वेरी स्मॉल। हम कम बच्चे लेते हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज लेस, एंड आपको एक नंबर दिया जाता है जिसको IVR नंबर कहते हैं, जिससे आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं एट एनी पॉइंट। कभी भी आप मुझसे कॉल करके आपका जो भी डाउट है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे आपका प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, डिस्ट्रैक्टेड हो, जो भी दिक्कत आती है। देखो, आपको जो दिक्कतें आ रही हैं आपके लिए शायद नहीं है, मैं हजारों स्टूडेंट्स को, लाखों स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूं, तो मुझे वो सारी दिक्कतें पता है जो आपको अभी आएंगी। वी नो एंड आई हैव सॉल्यूशंस फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो एक नंबर आपको दिया जाता है जिससे आप किसी भी टीचर को कॉल कर सकते हो, जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, सारी टीचर्स को आप कभी भी मतलब रात को 3 बजे कॉल मत कर देना। ठीक है, ज्यादातर टाइम हम लेक्चर्स में होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तब भी हम कॉल उठा नहीं सकते, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी हम फ्री हैं वी विल पिक अप द कॉल एंड वी विल टॉक टू यू। तो जो भी बच्चा जिसको डाउट आता है, यू कैन कॉल अस, यू कैन टॉक टू अस। बाकी सब कुछ है, लाइव क्लास है, सिलेबस पूरा होगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, चैप्टर वाइज डाउट सॉल्विंग, सब कुछ है यहाँ पे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एवरीथिंग। ठीक है, चलिए, कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है बैच के रिगार्डिंग तो ये दोनों नंबर है जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, यहाँ पर भी मिल जाएंगे। चलो, इसके अलावा अब आते हैं खजाने पे। अब यहां तक सिर्फ 1% स्टूडेंट्स हैं जो यहां तक आए होंगे, तो कमेंट में अब लिखना यू आर इन द टॉप 1%। कमेंट क्या करोगे, टॉप 1%। ठीक है, अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे आपको चैप्टर वाइज PYQ मिलेंगे, साइंस के मिल रहे हैं, साइंस 1 के, साइंस 2 के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, मैथ्स 2, मैथ्स 1, ये चैप्टर वाइज PYQ आपको मिल गए, लेकिन ये सारे इंग्लिश वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर सेमी इंग्लिश के जो बच्चे हैं जिनको
हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी मराठी में चाहिए, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं चैप्टर वाइज बनवाने की, लेकिन उसके अलावा ये भी आपको मिलेंगे। दीज आर ऑल द पीवाईक्यूज फ्रॉम 2019 टू 2025, ठीक, जहां पर आपको संस्कृत एंटायर, मराठी फॉर सेमी इंग्लिश, मराठी फॉर इंग्लिश मीडियम, हिंदी कंपोजिट, हिंदी एंटायर, इंग्लिश फॉर सेमी इंग्लिश, इंग्लिश कुमार भारती, ज्योग्राफी फॉर सेमी इंग्लिश। तो ज्योग्राफी के सेमी इंग्लिश के पेपर्स आपको यहां पर मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज नहीं है लेकिन पूरे पेपर्स आपको मिल जाएंगे, उसमें से भी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री का आपको मिल जाएगा, ज्योग्राफी का आपको कहां गया, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, हाँ, तो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस ये 2 पीडीएफ आपको मिल जाएंगे जिसमें सारे सेमी इंग्लिश के पेपर्स भी हैं, और यहां पर सारे पेपर हैं, साइंस के, मैथ्स के, ऑल द पेपर्स आर अवेलेबल। ये भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। इसके अलावा प्रोग्रेस चार्ट्स, इसको प्रिंट करके आप अपने जहां पर भी आप पढ़ने बैठते हो वहां पे आप लगाइए। आपने वीडियो लेक्चर देखा तो टिक कीजिए, आपने टेक्स्ट बुक रीड किया, इंडेक्स में अभी करने नहीं बोल रहा हूं, एक्सरसाइज करो, पीवाईक्यू करो, तो ये आप सारे जो भी आपके मेन सब्जेक्ट हैं इनके लिए आप कर सकते हो। अपना प्रोग्रेस आप ट्रैक करते रहिए। एंड इसके अलावा एक और लास्ट चीज, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या मिल रहा है आपको दिखा दूं। प्रोग्रेस चार्ट्स मिल गए, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिल गए, ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यू जो मैंने अभी आपको बताया ये भी आपको मिल गया, एंड मेरे साइंस के नोट्स, माय साइंस नोट्स, जिसके अंदर एक्सरसाइज के आंसर्स हैं, इंटेक्स के आंसर्स हैं और पीवाईक्यूज भी हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई बच्चा आया होगा लास्ट तक देखने के लिए, मुझे नहीं पता, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।